दमोह लोकसभा सीट मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि देश की सबसे चर्चित लोकसभाओं में से एक रही है। यहां के मौजूदा सांसद पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल थे, जो अब विधानसभा का चुनाव जीतकर मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री बन चुके हैं। इसके चलते हमेशा से इस सीट की जो चर्चा है वो रही है। यहां पर करीब 19 लाख मतदाता हैं, जो शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्र में लगभग बराबरी की आबादी में निवास करते हैं और यही वो मतदाता हैं जो यहां पर चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों का और पार्टियों का भाग्य का फैसला करते हैं। लेकिन इस बार यहां पर जो मुद्दे हैं वो काफी मुखरता के साथ सामने आ रहे हैं, चाहे बात बेरोजगारी की हो, पलायन की हो, ट्रेनों के स्टॉपेज की हो या फिर दमोह लोकसभा क्षेत्र में इंडस्ट्रीज को लगाने का मुद्दा हो। बीजेपी कांग्रेस के प्रतिनिधि हमारे साथ हैं, दमोह क्षेत्र की जागरूक जनता हमारे साथ है और आइए सबसे पहले आपको यहाँ के जो वोटर्स हैं, जो नागरिक हैं, उनके पास लिए चलते हैं और उनसे समझते हैं कि यहाँ के स्थानीय मुद्दे क्या क्या हैं। सरकार की तो एकमात्र यहाँ पर डायमंड सीमेंट फैक्ट्री है, जो कि कांग्रेस से सांसद जो हमारे शंकर गिरी जी थे उनके द्वारा यहाँ पर दमोह में लाई गई थी। इसके बाद एक ऐसा कोई भी आज तक बड़ा उद्योग धंधा यहाँ पर स्थापित नहीं हुआ जो लोगों को रोजगार दे। करीबन रोज सैकड़ों की संख्या में लोग यहाँ से पलायन कर रहे हैं और ये बहुत बड़ा मुद्दा यहाँ दमोह विधानसभा के लिए। पलायन की समस्या है, शिक्षा की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें, इनको लेकर कैसी व्यवस्था? क्योंकि यहाँ पे तो 8 विधानसभा है, तो सभी जगह क्या संतोषजनक स्थिति है या कमियां हैं? सरकार द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में काफी प्रयास किया गया। अगर स्वास्थ्य की बात करें तो दमोह में रिसेंटली मेडिकल कॉलेज स्वीकृत हुआ था, इसका काम अभी चल रहा है। हालांकि जो मेन मुद्दे यहाँ पे थे, पलायन और बेरोजगारी, ये प्रमुख हैं। अगर यहाँ रोजगार की सुविधा उत्पन्न हो जाए तो कहीं ना कहीं पलायन रुक जाएगा। चुनाव स्थानीय मुद्दों पर ज्यादा नजर आ रहा है या फिर राष्ट्रीय मुद्दे, चाहे सीए की बात हो, राम मंदिर की बात हो, ये तमाम सारी चीजें यहाँ पे प्रमुखता से दिखाई दे रही है? हाँ, इस बार का लोकसभा चुनाव मूल रूप से स्थानीय मुद्दों पर तो कम ही रहेगा। राष्ट्रीय मुद्दे जो हैं, राम मंदिर बड़ा मुद्दा है, सीए का जो मुद्दा है वो भी बड़ा मुद्दा है। इन्हीं मुद्दों पर चुनाव होने के आसार जरूर नजर आ रहे हैं। पलायन है, बेरोजगारी, वो तो लंबे समय से मुद्दा रहा है, लेकिन केवल मुद्दा ही रहा है, समाधान तो अभी तक निकला नहीं है। जैसा कि है कि चुनाव तो इस बार राष्ट्रीय मुद्दे पर ही होगा, स्थानीय मुद्दों पर तो चुनाव होगा नहीं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि पूरा देश अभी मोदीमय है। इसमें कोई शक नहीं है कि अभी सबके मन में मोदी है, मोदी जी जिस तरह से कार्य कर रहे हैं। और जहाँ तक स्थानीय मुद्दों की बात रही, तो अभी जैसे मैं महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष होने के नाते अभी मैं महिलाओं के बीच में लगातार हम 3 महीने से शक्ति वंदन नाम के प्रोजेक्ट पे कार्य कर रहे हैं, जिसमें अभी हम स्व सहायता समूह की जो बहनें हैं उनसे जुड़कर हम संवाद कर रहे हैं और उनसे उनके हम जो आर्थिक स्थिति को जानने का प्रयास कर रहे हैं कि क्या परिवर्तन आया है इन 10 सालों में उनके जीवन। भारतीय जनता पार्टी केवल राम मंदिर के मुद्दे पे वोट मांग रही है, उनको न प्रगति से मतलब है। आज क्या स्थिति है, आदमी की खाद्य समस्या कितनी ज्यादा है, जो 80 करोड़ लोगों को खाद्यान्न बांट रहे हैं, भिखारी बना दिया है लोगों को। ये क्या है? ये क्या देश की प्रगति है क्या? स्वास्थ्य के मामले में देख लो आप, थोड़ा बहुत जो काम हुआ है, अभी यूनिवर्सिटी दमोह में बनना थी वो क्यों नहीं बनी? सरकारी यूनिवर्सिटी बनना थी, यहाँ से क्यों भेज दी गई? तो ये यहाँ के ऐसे मुद्दे हैं। जो रोजगार का मुद्दा है, आज कितने लोग उन्होंने बोला था 10 लाख रुपए हर एक आदमी के 15 लाख रुपए खाते में आएंगे। चलिए, ये तो सही बात है, 15 लाख रुपए वाला मुद्दा ये हर जब भी चुनाव आते हैं ये क्यों याद आ जाता है? इसका कोई समाधान क्यों नहीं ढूंढ पाए आप लोग? कांग्रेसी जो लोग रहते हैं ना, इनका एक ही मुद्दा है, 15 लाख। बार बार ये लोग यही दोहराते हैं। अगर आप लोगों ने यदि विकास किया होता, 70 साल से आपकी कांग्रेस सरकार थी केंद्र में, तो आप लोगों ने यदि विकास किया होता तो आज हमारी भाजपा नहीं, यहाँ कांग्रेस की सीट रहती। और हिंदुत्व के नाम पर और हमारा भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और आदरणीय नरेंद्र मोदी पुनः प्रधानमंत्री बनेंगे। ठीक है, चलिए, हिंदुत्व का मुद्दा सर चुनाव में जोर शोर से दिखाई देगा, उठेगा, ये कहना है, और उसी के नाम पे एक बार फिर सरकार बना ली जाएंगे, एक बार फिर से पछड़ जाएंगे क्या आप लोग? भाजपा की सरकार होने के कारण हम सिर उठाने लायक हैं। आपने देखा होगा एक स्थिति, जब अमेरिका कोई राष्ट्रपति प्रधानमंत्री जाता था तब उसके कपड़े उतार कर चेकिंग होती थी। माननीय मोदी जी का 56 इंच का सीना आप देख रहे हैं, अब वहाँ तलाशी किसी भी प्रकार की नहीं होती। हम राष्ट्र हित में काम कर रहे हैं। सर, क्या 70 सालों में कोई वैश्विक पहचान ही नहीं दिला पाए क्या आप देश को? आप बताएं, देश की इतनी बड़ी पहचान मनमोहन सिंह जी के समय, इंदिरा जी के समय, देश ने कुछ नहीं किया क्या 70 सालों में? ये झूठ बात है। वर्तमान में केंद्रीय मंत्री रहे दमोह से प्रहलाद पटेल जी। आदरणीय प्रहलाद पटेल जी का हम सब आदर करते हैं, बड़े नेता है। पूरे दमोह जिले की जनता ने उनको जिताया था। एक काम बता दे, बानकपुर गोद लिया था उनने, बेला तालाब भर साफ करते रहे आप, इसके अलावा आपने कुछ नहीं किया। इतने बड़े मोदी जी के सिपह सलार रहे आप, और वर्तमान में भाजपा की सरकार में फिर मंत्री हैं। दे जाते दमोह को कोई सौगात।
आदरणीय प्रभु नारायण टंडन जी ने ये सीट छोड़ी थी और डायमंड सीमेंट फैक्ट्री आई थी, जहां हजारों लोग मजदूरी कर रहे, काम कर रहे, लोगों को रोजगार मिला। आप एक भी काम बता दें। आपने बांदकपुर गोद लिया, क्यों नहीं हुआ जीर्णोद्धार बांदकपुर का? बांदकपुर में चलने में दिक्कत जाती है, एक अगर 4 व्हीलर चली जाए मंदिर के गेट तक तो अव्यवस्थित है। आप कहाँ धर्म की बात करते हैं? आपसे मेरा कहना यह है, प्रत्याशी कोई भी हो, पार्टी कोई भी हो, जो दमोह के विकास के लिए काम करेगा उसको जनता को जिताना चाहिए और लोकल का व्यक्ति होना चाहिए। दमोह में सबसे बड़ी समस्या थी, पूरे मध्य प्रदेश में दमोह कुप्पो का शहर जाना जाता था। क्यों जाना जाता था? आप तो तक कुप्पो से सब लोग समझ ना पाए, तो तनक आप आसान भाषा में समझा देंगे। हाँ, कुप्पो मानो जो तेल के पीके होते ना, प्लास्टिक के डिब्बे, उनका शहर। क्योंकि चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, सभी लोग 12 महीने उनसे पानी भरते थे, साइकिलों से, ठिलियों से, हाथ ठेले से, रिक्शे से। लेकिन जब हमारी नगर पालिका की अध्यक्ष मालती असाटी जी रही, भाजपा की सरकार रही, तब 100 दिन में जुझार घाट योजना पूरी की। और आज आप पूरे शहर का सर्वे कर लीजिए, आपको कहीं इतनी गर्मी में भी कोई व्यक्ति कहीं पानी के लिए भटकता नहीं दिखेगा। हमारा एक सांसद रहा जो फैक्ट्री बनवा के गया, इनकी एक उपलब्धि बता दें कि कोई फैक्ट्री लगवाई हो या कोई रोजगार का अवसर पैदा करा हो दमोह की जनता के लिए, हम मान जाएंगे। मैडम ये बता दीजिए जरा, ठीक है एक उपलब्धि आपकी, आपने पेयजल की व्यवस्था करा दी, मान लिया, लेकिन क्यों फैक्ट्री नहीं लगवा पाए आप? क्यों रोजगार नहीं दे पाए यहाँ के लोगों को? जब बड़ा उद्योग लगता है तो उसमें हजारों व्यक्ति काम पे लगते हैं, लेकिन हमारे सम्मान्य मोदी जी ने हर घर में व्यापार शुरू करवा दिया। हमारी बहनें स्वावलंबन बन गई हैं, उनको लखपति बना दिया है, पूरा रोजगार उनके घरों में। आप देखिए उनके घर के जो पुरुष हैं, बच्चे हैं, सब रोजगार पे लगे हुए हैं। वो तो कह रहे हैं कि मोदी जी ने घर घर रोजगार पहुंचा दिया, लेकिन ये किस प्रकार का जो रोजगार है वो पहुंचा है और इससे कितना फायदा कांग्रेस को दिखता है कि वाकई जनता को हुआ है? ऐसा कुछ नहीं है, मुद्दे स्थानीय है। पहले बाहरी प्रत्याशी रहा, नरसिंहपुर से आके यहाँ चुनाव लड़ा, दमोह में क्या योग्य व्यक्ति नहीं था। अब कांग्रेस से जो जीत के गया था विधायक, वो प्रत्याशी है। इनके पास तो प्रत्याशी चेहरा नहीं है लोकल में। भाजपा का नेता क्यों नहीं लड़ पा रहा? जब कोई व्यक्ति को उस दल में महत्व न दिया जाता हो, क्षेत्र की समस्याओं को न सुना जाता हो, तो ऐसे व्यक्तियों के लिए हमारी पार्टी के द्वार खुले हैं। और भारतीय जनता पार्टी से तो विकास के साथ रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज हमारा देश विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थशक्ति बनके तैयार हुआ है। और प्रधानमंत्री जी ने संकल्प लिया है कि आने वाले 3 वर्षों के भीतर हमारा देश जो है वो तीसरी अर्थव्यवस्था बनेगा। लाडली बहना योजना जो चलाई थी, उसमें आप देखिए 3000 की बात की थी, 1250 रुपए दे रहे हैं, और वो भी पूरी बहनों को नहीं मिल रहा, आधे आधे करके। कहीं आंगनबाड़ी की बहनों के, कहीं किसी के इस तरह से नाम काटे जा रहे हैं। तो इस तरह से नहीं चलेगा। आने वाले लोकसभा चुनाव में मध्य प्रदेश की पूरे देश की जनता इनको सबक सिखाएगी। आज स्व सहायता समूह में जुड़ के, आज एनजीओ के माध्यम से, आज छोटे छोटे रोजगार खोल के महिलाएं, आज अभी नगरी निकाय ने उनको 10-10 हजार हर महिला हो चाहे पुरुष सबको दिया कि स्वरोजगार स्थापित करें। तो आप बताइए, महिलाओं के लिए तो ये देश कहां से कहां ले जा रहा है। 3,000 का वादा था, अभी तक गाड़ी 1200 पे 1250 पे अटकी है। ये आरोप बिल्कुल गलत है कि 3000 का वादा करके 1250 दे रहे हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब जबलपुर से इस बात का अनाउंसमेंट किया था, तो उन्होंने बहुत अच्छे से समझाया था इस बात को कि हम पहले 1000 से 1250 करेंगे, फिर 1250 से 1500 करेंगे, धीरे धीरे करके हम उस राशि को बढ़ाएंगे। उन्होंने ये नहीं कहा था कि हम 1000 से डायरेक्ट 3000 कर देंगे। कांग्रेस की गवर्नमेंट गिरने के बाद कृषि मंत्री कमलेश पटेल जी जो थे, उनने विधानसभा में स्वीकार किया था कि इतने किसानों का कर्ज माफ कमलनाथ सरकार करके गई। उनके स्वयं के भाई का भी कर्ज माफ किया था कमलनाथ सरकार ने। ये कहना गलत है भाई, काम किया था, वादा किया तो निभाया था हमने। धन धन योजना के माध्यम से जो योजना चलाई जाती है उसका पूरा लाभ हितग्राही को मिलता है। इसके पहले जब कांग्रेस की सरकार होती थी, 1 रुपया चलता था तो देश के प्रधानमंत्री राजीव गांधी बोलते थे कि शायद 15 पैसा हितग्राही तक पहुंचे, लेकिन आज की स्थिति में एक बटन क्लिक किया और पूरी राशि व्यक्ति के खाते में जाती है। यह पारदर्शिता भारतीय जनता पार्टी के द्वारा दी गई, यह मोदी की गारंटी है। मोदी की गारंटी, और मोदी की गारंटी के साथ राहुल गांधी की जो गारंटियां हैं उनकी भी पूरी जो देश भर में खासी चर्चाएं वो चल रही हैं। राहुल गांधी जी ने महिलाओं के लिए वादा किया कि सामाजिक न्याय
उन्हें दिया जाएगा। राहुल गांधी ने युवाओं को 30 लाख नौकरियां देने की बात कही, तो ये इम्प्लीमेंट हो पाएगा? आप जमीन पे उतार पाएंगे? जनता तक मैसेज पहुंचा पाएंगे? ये जनता जनार्दन है, भगवान है जनता। जनता अगर राहुल गांधी को मौका देगी, एक मौका दे के देखिए आप। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ने वाला एकमात्र नौजवान बिल्कुल प्रखर होके लड़ रहा है, वो है राहुल गांधी। जनता के बीच जा रहा है, सैकड़ों शहरों में उसने रैली की, पैदल गया। पैदल जाने वाला व्यक्ति रूबरू हो रहा है लोगों से, लोगों के दर्द को पहचान रहा है। हमारा तो दमों का दर्द ये है, हमारा दुर्भाग्य है कि भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ता में से किसी को टिकट नहीं दे पाती। या तो बाहरी प्रत्याशी आता है, या तो कांग्रेस से गया हुआ प्रत्याशी आता है। वो आत्मा पे हाथ रखकर बोल दें वो कि वास्तव में राहुल गांधी क्या मोदी जी से मजबूत हैं, तो ये नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि ऐसा संभव नहीं है। मोदी जी ने जो कर दिखाया, आज विश्व में इतिहास रच दिया। राहुल जी के पूरे खानदान ने कोई इतिहास रचा क्या? एक बात बहुत अच्छी लगी, मैं विपक्षी में जो बहन है, उनने कहा राहुल गांधी का खानदान, कम से कम खानदान तो है। जो सरकार खुद पर्चियों पे चल रही है, पर्चियों पे ये लोग मुख्यमंत्री बनाते हैं, पर्चियों पे ये लोग प्रत्याशी, अरे कांग्रेस के प्रत्याशी को तुम बीजेपी के प्रत्याशी बना के निकाल रहे हो, तुम अपनी खुद की गारंटी नहीं ले पा रही बीजेपी। राहुल गांधी जी का खानदान भी और काम भी किया है, बीजेपी ने जो आरोप लगाया गलत। हम परिवारवाद की बात नहीं, हम राष्ट्रवाद की बात करते हैं। हर व्यक्ति हमारा परिवार का सदस्य है, यदि हम राष्ट्रवाद की बात करते हैं। हम व्यक्तिगत बात नहीं करते, हम राष्ट्र की बात करते हैं। और आपने नारी शक्ति की बात कही, आपने देखा होगा कि महाराष्ट्र में जो राहुल गांधी की रैली हुई, उन्होंने कहा कि हम शक्ति को समाप्त करेंगे, हम शक्ति से लड़ रहे हैं। इस देश में शक्ति को पूजा जाता है, माँ को पूजा जाता है, बहन को पूजा जाता है। शक्ति हमारी दुर्गा है, आप उससे लड़ेंगे जी। जैसा कि हमारी दीदी जी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी में पर्ची वाला सिस्टम चलता है, तो भारतीय जनता पार्टी संगठन आधारित पार्टी है। संगठन इसमें जो निर्णय लेता है वो सर्वोपरि होता है और सर्वमान्य भी होता है। तो माननीय मोहन यादव जी के नेतृत्व में प्रदेश और माननीय मोदी जी के नेतृत्व में देश हमारा विकसित भारत 2047 हमारा बनेगा, तो स्वर्णिम युग का होगा हमारा भारत। स्वर्णिम युग की ओर बीजेपी आगे बढ़ रही है, बीजेपी का दावा है। परंतु मैं यही कहूंगा कि अभी लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो ये दमोह लोकसभा का दुर्भाग्य है कि पिछले लगभग 35 सालों में लोकसभा स्तर पर तो दमोह में विकास नहीं हुआ है, पर राष्ट्रीय स्तर पे बात करें, दमोह का विकास तो केवल एक ही पुरुष हुआ है जो विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं, आदरणीय जयंत मलैया जी। परंतु लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो लोकसभा क्षेत्र में दमोह में कोई विकास नहीं हुआ है। और सबसे बड़ी जो यहाँ की समस्या है वो जैसा कि अभी बताया, बेरोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य, इस पे आज भी यहाँ पे कोई मूलभूत सुविधाएं नहीं है। और स्वर्णिम युग ऐसा है कि राष्ट्रीय स्तर की जो नीतियां चल रही हैं वो तो मोदी जी द्वारा काफी अच्छी चलाई जा रही हैं। हो सकता है कि भविष्य में आगे भारत एक स्वर्णिम युग की तरफ आगे जाए। चलिए ठीक है, इस बात पे हम जवाब ले लेते हैं। मैम, अभी बीजेपी का एक कार्यक्रम चला था कि जो आपका घोषणा पत्र तैयार, मैनिफेस्टो तैयार हो रहा है, उसके लिए आप लोगों ने सबने मुझे लगता है कि अपने सुझाव दिए होंगे, तो दमोह की दृष्टि से क्या कुछ सुझाव दिए? क्या विजन 5 साल का बीजेपी का रहने वाला है? निश्चित ही जो घोषणा पत्र तैयार हो रहा है उसमें सभी से सुझाव मांगे जा रहे हैं, तो उसके लिए लगातार बैठकें हो रही हैं और उसमें वो अलग अलग जनता के बीच में जाकर, अलग अलग समाजों के बीच में जाकर, लोगों के बीच में, बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ के बीच में जैसे कल बैठक हुई थी, तो वहां जाकर भाजपा खुद सुझाव मांग रही है कि आप विकसित भारत संकल्प में क्या और ऐड करना चाहते हैं। फिर जो सुझाव है वो डायरेक्ट दिल्ली जाएंगे और उन सुझावों को फिर घोषणा पत्र में शामिल किया जाएगा। ठीक है सर, कांग्रेस की बात कैसे जन जन तक पहुंचाने का आप लोग काम करेंगे? क्योंकि बीजेपी के पास तो एक तरफ मजबूत संगठन नजर आता है, कांग्रेस में तो ये कहा जाने लगा है कि प्रत्याशी वही अकेला चुनाव लड़ता है। ऐसा है कि जो अभी लोकसभा के प्रत्याशी हैं वो अकेले ही चुनाव लड़ेंगे। ऐसा कह रहे हैं कि अकेले आपके प्रत्याशी चुनाव लड़ेंगे? मैं कांग्रेस से पूछना चाहता हूँ, सोनिया गांधी की जो सास थी, इंदिरा गांधी, वो कांग्रेस के अध्यक्ष थी, राजीव गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष हुआ करते थे। अब उनका कोई अमचा चमचा नहीं हुआ करने। राहुल गांधी का लड़का होना नहीं है, कोई शादी नहीं करवाई है। भारतीय जनता पार्टी में वेंकैया नायडू राष्ट्रीय अध्यक्ष, ऐसे मोन्टी रेकवाले से राष्ट्रीय बन जाते हैं। कांग्रेस में बता दे करमारकर जी कि कौन सा राष्ट्रीय बनेगा। तो मल्लिकार्जुन खड़गे वो गांधी परिवार के नहीं है, वो मजबूरी थी। हमारे दिग्विजय सिंह जी जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उस समय मध्य प्रदेश के सारे सेलेटर हाउस बंद करा दिए गए थे। शिवराज सिंह के बनते ही सारे सेलेटर हाउस चालू हो गए हैं। ये कहना गलत है। अच्छा, ये मैम जो परिवारवाद और ये तमाम सारे आरोप कांग्रेस के लगते रहते हैं, इससे पीछे क्यों नहीं छूट पाता?
पीछे इसलिए नहीं छूट पाते, ये लोग खुद बेचारे परेशान है। भारतीय जनता पार्टी के लोग क्या है कि ये लोग संगठन की बात कर रहे हैं। संगठन में आप देखो इतनी महिलाएं खड़ी, इतने पुरुष, किसी को भी आज तक टिकट नहीं दिया भारतीय जनता पार्टी ने। टिकट किसको दिया? जो कांग्रेस से बीजेपी में गया। तो इनकी तकलीफ हमको अभी देख रही है, हम क्या इनसे बात कर रहे हैं? बेचारे मोंटी भैया अभी जो कह रहे थे इनको आज तक टिकट नहीं मिला। संगठन का व्यक्ति नहीं है क्या? ये राम को नहीं मानता। जब इन जैसे कार्यकर्ताओं को नकारा जा रहा भारतीय जनता पार्टी में, तो मोदी जी कौन सी गारंटी दे रहा है? कोई गारंटी नहीं। कुर्बानियों का इतिहास रहा है गांधी परिवार का। इंदिरा जी को 34 गोलियां लगी थी आतंकवाद से लड़ते हुए। विश्व स्तर पर राजीव गांधी को बम से उड़ा दिया गया। एक भी इतिहास बताए इनका इनने कुर्बानी दी हो। इनके किसी कार्यकर्ता ने आडवाणी जी को लाइन पे लगा दिया, उमा भारती को लाइन पे लगा दिया, मुरली मनोहर श्रीवास्तव, मुरली मनोहर जोशी जी को लाइन पे लगा दिया। ये काम किया इनने, अपने बुजुर्गों को लाइन पे लगा दिया। हम अपने बुजुर्गों को नहीं छोड़ते। इतिहास है देश के लिए, आजादी के बाद कुर्बानी देने वाला इंदिरा गांधी, राहुल गांधी, राजीव गांधी का परिवार। चलिए ठीक है, एक तरफ कांग्रेस की बात हमने सुनी, बीजेपी की बात सुनी, यहाँ के आम मतदाताओं की बात सुनी और अपने अपने दावे हैं, अपने अपने वादे हैं। कांग्रेस ने देश के लिए कुर्बानियां दी, ये कहना है कांग्रेस का। तो वहीं जो पूरा देश है वो का परिवार बन चुका है और आने वाले समय में, आने वाले चुनाव में भी पीएम मोदी को प्रचंड बहुमत के साथ जिताया जाएगा, बीजेपी को जिताया जाएगा, ये बीजेपी का दावा है। बहरहाल देखना होगा कांग्रेस की कोशिशें कितनी रंग लाती है दमोह लोकसभा में, या बीजेपी एक बार फिर यहां पर परचम फहराती है। खैर, जनता जनार्दन है और जनता ही इसका फैसला करेगी। वीडियो जर्नलिस्ट वीरेंद्र मिश्रा के साथ न्यूज़ 18 के लिए दमोह से वासु चौरे।